Hello students, welcome to C4 chemistry class. So this is the lecture number 3 of the solid state. So previous lecture में हमने ये देखा कि कैसे एटम्स जो हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन. आई होप वो आपने लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा कि कैसे एचसीपी क्लोज पैकिंग होती है, सीसीपी क्लोज पैकिंग होती है. यानी एटम्स जो है मेटेलिक स्टेट में या किसी भी सॉलिड स्टेट में जब क्लोजली पैक्ड होते हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशन में, है ना. तो वहाँ हमने देखा था सीसीपी, एचसीपी, ये वो पैटर्न्स है. और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से वहाँ वॉइड्स भी जनरेट होते हैं अगर अगर हमारे एटम्स का अरेंजमेंट 3 डायमेंशनली इस तरह से ओवरलैप हो, लेयर बाय लेयर ओवरलैप्ड हो, है ना. तो जब लेयर बाय लेयर ओवरलैप्ड होता है तो वहाँ हम देखते हैं कि एटम्स ऐसे अरेंज होते हैं कि उनमें वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं. ये वॉइड जो होते हैं आपके रेगुलर जो है एक 3 डायमेंशन फॉर्म में टेट्राहेड्रल वॉइड होता है. और सेकंड जो होता है आपका वो होता है ऑक्टाहेड्रल. तो आज का जो टॉपिक है, आज हम उन वॉइड्स जो वॉइड्स बनेगा, ठीक है ना, वो और वॉइड्स और एटम के बीच में जो रेशियो है हम वो कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. आपकी जानकारी के लिए बता दूं टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे जनरेट होता है. आप देख सकते हो स्क्रीन में कि यहाँ पर ये तीनों एटम जब अरेंज्ड हैं तो इनके ऊपर जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर में जो एटम रखा जाता है, तो यहाँ पर जो स्पेस अनऑक्यूपाइड है जो कवर नहीं की गई है एटम्स के द्वारा, वो जो स्पेस है उसी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल होल. अब ये होता क्या है कि ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ये टॉप व्यू है, ये वाला व्यू टॉप व्यू है, इसको आप साइड से देखिए. अगर यहाँ पर ये एटम रखा गया है जो टॉप वाला एटम है और हम इनको अरेंज करें तो आपका ये अरेंजमेंट जो है इस तरीके से, ये अरेंजमेंट कुछ कुछ जो है 3 डायमेंशनली रेगुलर टेट्राहेड्रन में अरेंज्ड हो जाता है ना. तो जब ये रेगुलर टेट्राहेड्रन में अरेंज्ड हो गया तो हमें कुछ ये ऐसा दिखाई देता है. मैं इसको शो करता हूँ कि यहाँ पर ये आपका टॉप का एटम है, ठीक है, और ये एटम है 3D में, और यहाँ पर एटम, ठीक, थर्ड एटम इसके पीछे समझ लीजिए, और ये जो क्रिएट हो रहा है ये होल है. ठीक है. अगर आप इसको समझना चाहते हैं ऐसे समझ लीजिए, यहाँ से रेगुलर टेट्राहेड्रन बन रहा है. ठीक है. ये वो एटम है और ये टेट्राहेड्रन, ठीक है, थर्ड एटम ये पीछे हो गया. तो 1 2 3 4 है जिसमें एक टेट्राहेड्रल होल क्रिएट होता है. अच्छा, इसी लेयर के ऊपर, यानी ये फर्स्ट लेयर है और ये एटम आपकी जो है सेकंड लेयर है, इसके ऊपर अगर हम थर्ड लेयर को रखें, चाहे वो एचसीपी फॉर्म में रखें या वो सीसीपी फॉर्म में रखें, तो वहाँ इस जो पिंक कलर की जो बॉल दिखाई है इसके ऊपर भी जो है एक होल क्रिएट हो. तो इसीलिए हम कहते हैं कि टेट्राहेड्रल होल जो है, हर एक एटम जो टेट्राहेड्रल वॉइड या होल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो 2 टेट्राहेड्रल होल या वॉइड्स क्रिएट करता है. ठीक है. अच्छा, अब इसमें समझते हैं कि ऑक्टाहेड्रल होल कैसा है. तो हमने प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर में भी इसकी स्टडी करी है कि एटम्स का अरेंजमेंट, ये आपकी बेस लेयर है और ये आपकी सेकंड लेयर होगी. अगर आप इस अरेंजमेंट को देखें, ये एक ट्रायंगल फॉर्म में, अगर हम सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करें, इमेजिन करें, और अगर हम दूसरे वाले लेयर के एटम को अरेंज करें, तो इन दोनों को इस तरीके से ओवरलैपिंग से बीच में जो क्रिएट हो रहा है ये होल आपका ऑक्टाहेड्रल होल है. ठीक है. आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये वो एटम है जिनका फेस जो है ट्राइंगल के इस तरफ है. ठीक है, लाइक दिस, अगर हम समझे. ठीक है. और ये फेस जो है आपका ये पीछे को हो गया थर्ड, यानी इस तरीके से अरेंज्ड है. अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे तो जो होल क्रिएट होगा बीच में, वो एक ऑक्टाहेड्रल होल कहलाता है. इसको ऑक्टाहेड्रल होल क्यों कहते हैं आप इजीली देख सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में. अगर हम इन सबके सेंटर को ज्वाइन करें तो इसका एक फ्रेम जो है पूरा ऑक्टाहेड्रल कंडीशन में जो है वो डेवलप हो जाता है, एक फॉर्मेट करता है. चलिए, अब देखते हैं हम यहाँ पर कि जो पूरा नेटवर्क है इसमें टेट्राहेड्रल का और ऑक्टाहेड्रल का, तो यहाँ पर एटम और होल, क्योंकि हमने देखा है कि पूरे वॉल्यूम में जो स्पेस है वहाँ पर एटम भी मौजूद है और कुछ स्पेस ऐसी है जो अनऑक्यूपाइड है. तो यहाँ पर वही रेशियो हम इनका कैलकुलेट करते हैं. लेट्स कैलकुलेट वन बाय वन देन. सो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एटम एंड द वॉइड इन टेट्राहेड्रल वॉइड. ठीक है. तो हम यहाँ पर जब टेट्राहेड्रल क्रिएट होता है तब हम देखते हैं कि किस तरीके से रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर को कैलकुलेट किया जा सकता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो एटम्स ये हैं. ठीक है. ठीक, ये एटम है आपका. ठीक है, मैं इसको थोड़ा कलर से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको डिराइव करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट एटम ए है एंड दिस इज द एटम हियर. ठीक है. और ये एटम आपका थर्ड एटम है, दिस इज द फोर्थ एटम. तो आप इसको अगर एक 3D फॉर्म में देख रहे हैं तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म बन गया जिसके ऊपर जो है ये वाला एटम रखा जाए तो बीच में एक होल क्रिएट होगा. इट इज जस्ट सिमिलर टू प्रीवियस डायग्राम.
ये बिल्कुल इसी की तरह है, बस उसका थोड़ा एंगल ऑफ व्यू चेंज हुआ है, ठीक है? तो उसको आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो एटम का जो फॉर्मेट है पूरा, जिससे रेगुलर टेट्राहेड्रन बन जाए, ठीक है? तो ये मान लीजिए ए बी एटम है और ये तीनों एटम इस तरीके से अरेंज्ड हैं, ठीक है? और इनके बीच में, ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म में अरेंज्ड है लाइक दिस, और यहाँ पर बीच में एटम रख दिया जाए बी, तो ये जो फॉर्मेट बनाएगा पूरा, जो यहाँ पर पैटर्न आएगा, वो आएगा आपका एक रेगुलर टेट्राहेड्रल वॉइड का, ठीक है? अब ये टेट्राहेड्रल का शेप को हम इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा शेप है वो 100% स्फेरिकल तो नहीं है, ठीक है ना? अगर आप देखेंगे तो ये जो एटम्स अगर अरेंज्ड भी होते हैं, तो अरेंज होने के बाद इसका शेप कुछ यूं आ रहा है, कुछ ऐसे। लेकिन अगर इसमें कोई हम स्फेरिकल, कोई बॉल बेयरिंग टाइप कुछ छोटी सी हम एक बॉल को अगर हम देखें, मान लीजिए क्रिकेट की बॉल है, ठीक है ना? और ये क्रिकेट की बॉल्स को हमने जो है, जिनका एक अच्छा खासा स्पेयर होता है, ठीक है, रेडियस होती है, और इस बीच में कोई बॉल बेयरिंग्स डाल दें, ठीक है ना? बॉल बेयरिंग देखा होगा आपने, छोटी-छोटी जो गोली होती है, बॉल की जैसी होती है, जैसे जिससे कई बार जो है कोई सर्कुलेशन वर्क करने में, ठीक है ना? उसमें भी देखने को मिलता है। मोस्टली आप बच्चों ने देखा होगा बीच में फिजेट करके एक वो आया था, जिसमें आपका देखा होगा रोटेशन के लिए जो है बॉल बेयरिंग यूज़ होती है। तो बहुत छोटी बॉल बेयरिंग को अगर हम देखें तो वो ईज़िली फिट हो जाएगी इसके अंदर। तो इसका मतलब जो रेशियो है, जो यहाँ पर जो स्फेरिकल शेप आ रहा है, वो वॉइड का कुछ ना कुछ एक स्फेरिकल शेप कंसिडर करता है। तो हमें वही रेडियस का रेशियो, ठीक है, उस रेडियस का रेशियो जो कि स्फेरिकल शेप का वॉइड क्रिएट कर रहा है, और जो एटम हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इनके बीच को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर ये एटम्स की हम देखते हैं, ये एक फेज है, ठीक है? एज लेंथ यहाँ पर ए रहेगी दो एटम के बीच में, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, यहाँ पर एक सी भी है, ये आपको समझना है, और लेट अस डिराइव देम, ठीक है? मैं इसकी चेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं इस पे फ्रॉम, हमें एक चीज़ समझना है कि यहाँ पर जो एटम की रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं कैपिटल आर से, और रेडियस ऑफ वॉइड जो आएगा, हम उसको कंसीडर करेंगे स्मॉल आर से, ठीक है? और यहाँ पर ये देखना है कि जो एज लेंथ है, एज लेंथ मतलब होता है कि ये जो पूरी डिस्टेंस है दो एटम के बीच में, ये पूरी ए है, ठीक है? और लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी। इसमें सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी को कंसीडर करते हैं, ठीक है? जिसमें से हमारा जो ए बी सी है, इसमें से ए बी आपकी एक हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है? आप इजीली देख सकते हो यहाँ पर एक हाइपोटेन्यूज बन रही है ए बी। सो वी कैन से इजीली कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर जो एज लेंथ है बच्चों, वो एज लेंथ क्या होती है इसको समझना जरूरी है। ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि ये एटम्स काफी दूर रखे हैं, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि एटम्स बिल्कुल क्लोज होते हैं। अभी आपने देखा पीछे डायग्राम में भी, है ना? इसके ऊपर एटम रखा जाता है। तो अब आप समझ लीजिए, अगर इन एटम में से इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, अगर हम सेंटर टू सेंटर मेजर करें, तो यही एज लेंथ होती है, जिसको हम ए से डिराइव कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमें यही समझना है कि जो हमारी डिस्टेंस आएगी ए, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी ए जो आएगी, ये डिस्टेंस ए से सी की तरफ है, और बी से सी की तरफ है, ठीक है? ये जो एज लेंथ ए लिखी है, ठीक है? अब जो ए बी लेंथ होगी वो ए नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसको ए बी ही रहने देते हैं, ए बी स्क्वायर, क्योंकि हमें पता चल गया है कि दो एटम के बीच की, क्योंकि ये एटम जो ए बी सी हैं, ये आपस में टच में है, बिल्कुल कांटेक्ट में है। तो एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर की जो डिस्टेंस है, उसको ए से मेजर कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर लिख लेंगे, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये टुगेदर इट विल बी एज अ ए रूट टू, ठीक है? यहाँ पर ए बी की जो वैल्यू आ गई है वो ए रूट टू आ चुकी है, ठीक है? दिस इज द डायगोनल लेंथ। और अगर हम दोनों डायगोनल लेंथ को देखें, देखिए एटम तो सारे टच में है, मैंने बोला ये सारे एटम तो टच में ए बी, ठीक है? हमें ये ए तो मिल गई। अब अगर देखा जाए, इनकी एक अपनी रेडियस है आर, है ना? इनकी अपनी रेडियस है आर, तो ये जो लेंथ डायगोनली भी एटम जुड़ा होगा, ये लेंथ भी तो ए बी की क्या होगी, इज इक्वल टू टू आर, सिंस एटम्स आर डायगोनली अरेंज्ड, ठीक है? तो एज द स्फेयर ए एंड बी आर एक्चुअली टचिंग, ठीक है, इसमें लिख लेते हैं ए एंड बी आर एक्चुअली टचिंग, ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी जो है वो टच कर रहे हैं, तो दोनों की जो रेडियस है वो ऐड हो जाएगी और बन जाएगी टू आर। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो ए बी का जो ए रूट टू आया है, ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड में टू आर के बराबर होगा। या हम यहाँ से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ एटम होगा, वो आपका क्या हो सकता है, रूट टू
अपॉन 2a, इसको अगर हम रेशनलाइज कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 अपॉन रूट 2a के बराबर आ जाएगी। यानी जो इन द रिस्पेक्ट ऑफ एज लेंथ, यानी जो हमारा रेडियस ऑफ एटम है, एटम का रेडियस, ठीक है, अभी यहाँ पर वॉइड के रेडियस को हमने इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक ट्राइंगल और लेंगे और ये इस बार ट्राइंगल होगा आपका ए बी डी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो जो ए बी डी है ट्राइंगल, इस ए बी डी में हमारे पास ये जो लेंथ है यहाँ से ए से लेके बी तक, ठीक है, ये ए से लेके बी तक ये परपेंडिकुलर है, और जो ए डी है आपका, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, यानी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। प्लीज ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको 3 डायमेंशन में देख रहे हैं, ठीक है, अपनी नेक थोड़ी टिल्ट करके देख सकते हो कि ये पूरा स्ट्रेट है और ये आपका हाइपोटेन्यूज बन रहा है एडी। अब ये एडी में बीच में होल भी आया है, जो कि ये हमारा कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये बीच में जो है हमारा, ये जो स्फेरिकल शेप में ये होल है, यानी वॉइड है, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। तो यहाँ पर पहले तो अगर हम हाइपोटेन्यूज थ्योरम से एडी स्क्वायर इज एबी स्क्वायर, यहाँ हमें पता है ए बी की जो वैल्यू है वो है, अभी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करी है, √2a आई है, यानी √2a का स्क्वायर, ठीक है। बी डी जो होंगे वो आपके नेचुरली टच कर रहे हैं, बी एंड डी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और ये ए डी हो जाएगा, तो ये पूरा अंडर रूट इस तरीके से आ जाएगा, यानी अगर हम स्क्वायर रूट को हटाए तो यहाँ पर 2a स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर a स्क्वायर आ गया, यानी कुल मिलाकर के ये जो वैल्यू आएगी हमारी √3a आ गई है ए डी। और अगर हम एक्चुअल में देखें कि जो एडी की लेंथ है, ठीक है, जो एडी की लेंथ है वो एडी है क्या, वो एडी जो है, देखिए ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, यहाँ मैंने बनाया ये ए एटम, ये बीच में बनाया होल वॉइड, एंड दिस इज डी जो डायगोनली हमारा कनेक्टेड है, ठीक है। ये लेंथ हमारी इसकी रेडियस आर हुई और इस डी एटम की रेडियस आर है, और ये जो वॉइड है हमारा, इसकी रेडियस हमने क्या कंसीडर करी है, आर। तो देखा जाए तो वैल्यू जो है एडी की वो क्या हो सकती है इसके अलावा, अदर देन √3a, तो वो एडी की वैल्यू यहाँ पर 2 टाइम्स कैपिटल आर एंड 2 टाइम्स स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 वैल्यू मिल गई है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक तो हमें मिल गई है यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 2r, ठीक है, ये हमें स्टार्टिंग में मिला था, और इस समय हमें डायगोनली यहाँ पर मिली है 2r प्लस 2r। अब अगर हम इसको वैल्यू को दोनों को जो है कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2r प्लस 2r इज इक्वल टू √3a, यानी हम यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि r प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू √3/2 एंड दिस इज a। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। कौन सी इक्वेशन, एक इक्वेशन आपकी ये r इज इक्वल टू जो आई है, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारी r प्लस r इज इक्वल टू दिस, ठीक है। रिमेंबर, the r here is the radius of atom and small r is the radius of void. I hope this is clear to everyone, ठीक है। मैं इसको रेस कर देता हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। सो हमारे पास जो वैल्यूज आई थी वो पहले r से आई थी हमारी 1 अपॉन √2a, एंड जो सेकंड हमने कैलकुलेट किया था r प्लस r इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू √3/2 एंड a। नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन, ठीक है, हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहे थे, तो r प्लस r डिवाइडेड बाय r, ये आपका आ जाएगा √3/2a डिवाइडेड बाय 1 अपॉन √2a। तो यहाँ पर अगर हम रेशनलाइज कर दें, √2 से √2 तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3/√2। तो हम इस एक तरीके से ये भी कर सकते हैं यहाँ पर कि r और r को सेपरेट कर दिया जाए, तो r अपॉन r प्लस r अपॉन r इज इक्वल टू √3/2, r से r कैंसिल हो गया, तो r अपॉन r इज इक्वल टू √3/2 माइनस 1, दैट मीन्स √3 माइनस √2 अपॉन 2। दैट मीन्स अगर हम इसकी वैल्यूज को रखें तो हमें यहाँ से मिलेंगी 1.732 माइनस 1.414 डिवाइडेड बाय 1.414, दैट कम्स इक्वल्स टू 0.225। तो बच्चों हमें यहाँ पर टेट्राहेड्रल केस में r अपॉन r यानी रेडियस ऑफ वॉइड, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ एटम, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 0.225, यानी जो रेडियस वॉइड का है वो कितने टाइम होगा, ठीक है, r इंटू 0.225।
तो यहाँ ये वैल्यू है, ठीक है, ये इनका रेडियस आया है, रेडियस ऑफ वॉइड, ठीक है। सो दिस इज द वे। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं वो भी देख लीजिए कि साइज ऑफ द वॉइड जो है बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा वॉइड है हमारे पास। और यहाँ पर रेडियस टू दैट इज 0.225। सीसीपी एंड एचसीपी में ये जो होते हैं लेयर्स कनेक्ट ऐसे कनेक्टेड होती हैं कि ये टेट्राहेड्रल शेप बनाती है। आई टोल्ड यू कि जैसे अगर ये एटम्स की लेयर्स हैं, इसके ऊपर एटम रखोगे तो और दूसरी तीसरी लेयर थर्ड लेयर भी ऐसी आएगी, और इसको इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये जो बीच में सर्कल है इसके ऊपर भी एक वाइड क्रिएट हो जाएगा। दैट मीन्स 2 टेट्राहेड्रल वॉइड पर स्फीयर बनते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड से कोई शेप का इंडिकेशन नहीं होता है। असल में ये पूरा एक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रली लगता है, अपीयर होता है कि टेट्राहेड्रल की तरह है, क्योंकि 4 एटम्स ऐसे अरेंज्ड हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर वॉइड क्रिएट को हमने नाम दे दिया टेट्राहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है टेट्राहेड्रल वॉइड का 4 रहता है, क्योंकि जहां पर वो सेंटर में वॉइड बना है उसके ऊपर एक एटम है और उसके बेस में टेट्राहेड्रली अरेंज्ड जो एटम है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 4। नाउ लेट्स सी द रेडियस ऑफ एटम एंड द वॉइड इन द ऑक्टाहेड्रल, यानी ऑक्टाहेड्रल में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कैसे देखने को मिलेगा। तो पहले तो समझते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बना था। तो देखिए ये तो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है। आप समझ सकते हैं कि ये एटम जो है आपके तीनों लेयर्स हैं, ठीक है, थोड़ा टिल्ड किया हुआ है, और ये जो है इनके ऊपर रखा जाएगा तो बीच में कहीं यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। तो ये कैसे बन रहा है देख सकते हैं आप, अगर आपको ध्यान हो ये टेट्राहेड्रल साइड दिखा रखी है। एट द बॉटम ऑफ द लेयर यहाँ पर ऑरेंज बॉल है, ठीक है, और ये तीनों लेयर्स हैं, तो बिल्कुल ये बिल्कुल अपीयर टेट्राहेड्रल की तरह ही हो रहा है ना। बीच में जो एटम आए वो क्या है, यहाँ पर जो स्पेस आई वो क्या आई, टेट्राहेड्रल ही आई। आप देख सकते हो ये ऑरेंज वाली नीचे है और ये तीनों येलो वाली आपकी इस तरीके से अरेंज्ड है। अब यहाँ पर आपने क्या समझना है, इसी में हमारा ऑक्टाहेड्रल भी क्रिएट होता है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं हमारा ये ऑरेंज वाली जो बॉल्स हैं ये, ठीक है, ये ऑरेंज वाली बॉल आपकी इस तरीके से अलाइंड है, ठीक है, जो बॉटम में है नीचे है, ठीक, 3 बॉल्स ऑफ द ऑरेंज एयर। इनके ठीक ऊपर हमारे पास यहाँ पर जो है येलो वाली बॉल जो है वो भी अरेंज्ड है, ठीक है, 1 2 3 ध्यान से देख रहे होंगे आप। और वो बिल्कुल ऐसे अगर हम ऑरेंज वाली बॉल्स को, ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू हम ये देखें कि यहाँ पर ऑरेंज वाली बॉल्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं, तो येलो वाली बॉल्स इसके ऊपर ठीक इस फॉर्म में अरेंज है, आप देख सकते हैं। तो जो व्हाइट यहाँ पर जो व्हाइट क्रिएट हो गया है, ठीक है, वो ये व्हाइट है, ठीक है, जो ये व्हाइट क्रिएट हुआ है जिसको हम ऑक्टाहेड्रल साइड बोल रहे हैं, ये यहाँ पर क्रिएट हुआ है। अब ये जो व्हाइट है अगर यहाँ पर आप सपोज मान लीजिए क्रिकेट की बॉल है उसमें बॉल बेयरिंग इसमें इंट्रोड्यूस करा है तो वो इजीली ऑक्यूपाई कर लेगी, बॉल बेयरिंग तो बहुत छोटी होती है। तो यानी इसका मतलब यहाँ पर हम उस व्हाइट का भी एक रेडियस होगा। चलिए उसको भी कैलकुलेट करते हैं कि देखते हैं कि कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड का रेशियो हमें एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अगर आप 3 डायमेंशन डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल का जो कंडीशन है वो इस तरीके से अरेंज हो जाती है, ठीक है, ये ऐसे अरेंज होती है कि ये पूरा एक फ्रेम बनता है ना। इस फ्रेम में अगर आप देख रहे हैं तो अगर इस साइड से देख रहे हैं तो एक क्या बन रहा है, हमें कैसा अपीयर हो रहा है, स्क्वायर की तरह अपीयर हो रहा है, ठीक, और बीच में कहीं वहां पर वॉइड बन रहा है। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कंफ्यूजन करता है। अगर आप इसको इसी एंगल से जैसे आप बैठे वहीं से देखें और यहाँ से बिल्कुल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, आपको ऐसा लगेगा ये पूरा फ्रेम जो है एक तरीके से 3D ना होकर के स्क्वायर के फॉर्म में है। वो एक्चुअल में 3D है, हमें पता है, ये ऐसे लाइन जा रही है इधर जा रही है और बीच में क्या है, एक वॉइड क्रिएटेड है, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है क्योंकि इसी के बेस में हम इसका वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो इट इज समहाउ लाइक दिस, ठीक। तो बीच में हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है और ये हमारी इस तरीके से लाइन AC बीच में से ड्रॉप की गई है, ठीक है। तो यहाँ A से C B आ गया है। तो लेट अस कैलकुलेट देन। अगर हम इसमें ट्राइंगल ले लें ABC, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो अगर हम ट्राइंगल ले लें ABC, ठीक है, तो यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि ईच ऑफ द एटम इज हैविंग व्हाट, रेडियस R, ठीक है, इनकी रेडियस है R है, और यहाँ पर इस वॉइड की रेडियस कितनी है, R, डायगोनली 2R, स्मॉल r, और ये कैपिटल R। प्लीज रिमेंबर दिस इज स्मॉल r, ठीक। तो अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें, लेट अस कैलकुलेट देन। तो हमें तो सबसे पहले पता चला कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब जो AB स्क्वायर है, AB का मतलब क्या होगा कि R का स्क्वायर, ठीक है, A से लेके B है, तो यहाँ पर हमारे पास R और ये R यानी 2R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दैट विल बी कमिंग एज अ 2R स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ पर हम ए बी की लेंथ को आर और आर को हम ए बी तो बोलते हैं एज लेंथ, तो ए बी के स्क्वायर को आप लिखिए यहाँ पर ए स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। अगेन दैट बी स्क्वायर विल बी द ए स्क्वायर, तो ए बी की यहाँ पर ए सी की वैल्यू आ जाएगी, ए सी इज इक्वल टू √2 ए आ जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं अगर हम डायग्राम से देखें जो ए सी की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 2 टाइम्स आर प्लस 2 टाइम्स स्मॉल आर, तो ए सी हेयर इज व्हाट, ठीक है, जो ए सी आ रहा है 2r प्लस आर, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमें मिलता है 2r प्लस 2r इज इक्वल टू √2 ए, यानी r प्लस आर इज इक्वल टू √2 अपॉन 2a, ठीक है। ये हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है। और ए बी की वैल्यू जो है वो हमारी 2r है। प्लीज एक वन रिमेंबर वन मोर थिंग, यहाँ पर जो ए बी है वो एज लेंथ ए है, लेकिन असल में एज लेंथ ए क्या है यहाँ पर, दोनों सम ऑफ 2r है, ठीक है। ए जो एटम ए का रेडियस है और एटम बी का रेडियस है, तो 2 टाइम्स आर के बराबर है। तो यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें ये समझ में आता है कि दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन 2 बाय 1 देन, तो इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड कर लिया जाए, आर प्लस आर, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2 लिख दे रहा हूँ, आर अपॉन आर इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से यहाँ ये आर डिवाइड में आ गया और यहाँ पर √2, ठीक है, √2 डिवाइडेड √2 ए अपॉन 2 डिवाइडेड बाय ए बाय 2, ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है, एंड दिस इज हेयर व्हाट, दिस विल बी 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, सिंपल 2 है। तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू देखने को मिलती है कि r अपॉन r प्लस r बाय r इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज √2, ठीक। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि r से r कैंसिल हो गया, तो r प्लस 1 √2, यानी सिंपल हम देखा जाए तो रेडियस ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, इसको हम सब्सट्रैक्ट करें 1.414 माइनस 1 से, तो ये लगभग वैल्यू देता है आपकी 0.414 के बराबर। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द एटम, वॉइड इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, प्लीज रिमेंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हाउ इट इज 6, देखिए किसका, वॉइड का कैसे कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर ये वॉइड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यहाँ वॉइड क्रिएट हुआ, ठीक है। अब जब ये वॉइड क्रिएट हुआ तो ये वॉइड किससे टच में है? एक रेगुलर ट्रायंगल जैसा एटम का अपीयर ये हो रहा है, तो यहाँ पर जो ये पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर है इस वॉइड का वो तो 6 आएगा, 3 एटम ये हो गए, 3 एटम नीचे हो गए जो कि इससे टच में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारे पास 6 होता है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे हम यहाँ पर समझते हैं रेडियस ऑफ वॉइड एंड द एटम विद रिस्पेक्ट टू टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को देख लिया जाए तो हमारा जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, ठीक है, वो कैसे बन रहा है, जब एटम आपके इस तरीके से अरेंज है और एक रेगुलर टेट्राहेड्रन शेप में आ रहा है, ठीक है, तो बीच में कहीं यहाँ पर जो है स्पेस में वॉइड बन रहा है। देखिए यहाँ पर यूनिट सेल चाहे सीसीपी हो या एफसीसी हो, यहाँ पर 8 स्मॉल क्यूब बने हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ऐसे ही नीचे भी 5 6, ठीक है। और ईच स्मॉल क्यूब हैज 4 एटम, क्योंकि हम जानते हैं हर एक एटम में कंट्रीब्यूशन कितना होता है एटम का, और टोटल एटम कितने आते हैं 4, ठीक है। अगर हम देखें हर एक क्यूब का, ठीक है, हर एक क्यूब के जो कॉर्नर में है ऑल्टरनेट, तो वहां भी एटम कितने हैं आपके 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो जब ये जुड़ते हैं आपस में तो यहाँ पर बीच में क्या होता है, टेट्राहेड्रन शेप में वॉइड क्रिएट होता है। इसका मतलब क्या है कि वन टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्यूब, एक क्यूब में, किसी भी एक क्यूब में जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बन सकते हैं, ठीक है। अब ये समझिए ना, हर एक एटम जो है वो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर जो है सभी से वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है ना, एक के दो, हर एक एटम जो है 2 बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही समझना है कि ईच यूनिट सेल ऑफ सीसीपी हैज 4 एटम एंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द एटम। देखिए ये रेगुलर अरेंजमेंट जो है टेट्राहेड्रल यही थोड़ी ना बनेगा, इसके बाद यहाँ भी तो अरेंज होगा, कुछ ऐसे भी तो अरेंजमेंट होगा, तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या इस एटम का, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये शायद कंफ्यूज करे, ठीक है। अब जैसे ये एटम्स ने यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया, ठीक, तो क्या ये एटम आगे जाकर के फर्दर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? तो इसी तरीके से जो हर एक एटम है वहाँ पर
इसमें क्या है कि 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है। एंड सेम थिंग इज फॉर द लोकेशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जब ये एटम्स अरेंज होते हैं रेगुलर में, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए कि अगर ये आपको पैटर्न समझना है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, मैं बार बार ट्राइंगल इसलिए कहता हूँ क्योंकि यही समझने में ईजी रहता है, और ये ट्राइंगल है जिसका फेज यहाँ पर अपोजिट है, ठीक है, 1 2 एंड 3 एंड दिस इज अगेन 1 2 एंड 3, ठीक है, ये अरेंजमेंट है इसका, ये इसका अरेंजमेंट है। अब तो बीच में, अब यहाँ से ये लाइन ज्वाइन कर दी है तो बीच में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा तो हर एक एटम यहाँ पर एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाता है। सो दिस इंप्लाइज कि वन यूनिट सेल में, किसी एक यूनिट सेल में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा वो एक ही बनेगा, ठीक है, ये आपको समझना है। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। कई बार हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एटम ऑफ बी जो है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एटम ऑफ बी, ठीक है, फॉर्म एचसीपी, यानी ये एक एचसीपी पैटर्न बना रहा है, बी एटम है कोई, ठीक है, एचसीपी लैटिस बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि दूसरा एटम एक ए आता है, अनदर एटम ए, ठीक है, वो क्या करता है, इट ऑक्यूपाई, ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, 2/3, देखिए ये एटम दूसरा है, पूरा नेटवर्क बी का है, पूरा एचसीपी लैटिस पूरा नेटवर्क बी का है, ए एटम जो है अलग से आता है, लाइक ए बॉल बेरिंग, ठीक है, समझ गए ना, छोटी जो बॉल बेरिंग के फॉर्म का एक एटम आया जिसने 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई किया, ठीक है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर यही समझना है सबसे पहले हमें कि बी का नेटवर्क है, जितने बी एटम होंगे, ठीक है, सपोज बी के एटम हमारे पास हैं एक्स नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, नेटवर्क तो हमारा बी बना रहा है ना, तो बी के हमारे पास एक्स नंबर ऑफ एटम्स है, तो आप बी कंसिडर भी कर सकते हैं, ठीक है, फॉर अ वाइल मैं एक्स लेके चल रहा हूँ, हर एक एटम का जो वॉइड होगा, ठीक है, ईच एक्स विल क्रिएट, ठीक है, विल क्रिएट, क्योंकि जब टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा तो कितना वॉइड बनेगा, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, हर कोई एक्स जो है 2 टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर जो ए ऑक्यूपाई करने आया है, ठीक है, वो क्या ऑक्यूपाई करना है, 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी हर एक एक्स, सपोज बी जो है आपके क्या है, जो बी एटम है, ठीक है, आप बी ले लीजिए इसको या एक्स ले लीजिए, बी एटम को हम एक्स बोल दे रहे हैं कि बी एटम हमारे पास एक्स है, सपोज 10 है या जो भी है, अगर कोई भी एक एटम 1b इज इक्वल टू 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, आप ये समझो, ठीक है, एक बी आपका जो है 2 टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट कर रहा है, अगर आप एक्स नंबर ऑफ एटम को नहीं समझना चाहते हैं, तो हर एक बी जब 2 टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट कर रहा है तो जो ए ऑक्यूपाई कर रहा है वो कितना कर रहा है, 2/3 ऑफ 2 टेट्राहेड्रल, यानी जो टेट्राहेड्रल वॉइड बची है ना, ये वहीं तो जाएगा ए, है ना, जो ए ऑक्यूपाई कहाँ करेगा, बी की जगह तो जाएगा नहीं, हर जगह तो बी है, ठीक है, बी 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 ऐसे जुड़े हुए हैं, बी है, तो बीच में जहाँ स्पेस होगी टेट्राहेड्रल वाली, वहीं पर ही ए ऑक्यूपाई करेगा, वो कितना करेगा, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि हर एक एटम 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है, तो 2/3 इंटू 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दैट इज 4/3 टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यानी हमारे पास एटम बी है, ठीक है, ए जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो कितना कर रहा है, 4/3 कर रहा है। तो अगर हम इसको सिंपल एक रेशियो में ले लें तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर कहेंगे 4/3:1 आ रहा है, ठीक है, और मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, 4:3, यानी हम कहेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, A4B3। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, ये आपको समझना है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ए और बी जो है आपका ऑक्यूपाई कर रहा है। सिमिलरली हम एक क्वेश्चन और समझ सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो इरेज कर लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट, तो हमसे कहा गया है कि m और n जो है 2 एलिमेंट से पूरा एक कंपाउंड बना है, ठीक, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स m एंड n, और जो n है, ठीक है, जो n है दैट ऑक्यूपाइज दैट फॉर्म सीसीपी, ठीक है, यहाँ पर n जो है वो एक सीसीपी नेटवर्क बना रहा है, तो यहाँ पर मेजर हमारे पास सीसीपी नेटवर्क कौन बना रहा है,
पूरा n बना रहा है। तो m क्या कर रहा है, m जो है 1/3 ऑफ, यानी इनसे क्रिएट होने वाले, इस n से क्रिएट होने वाला टेट्राहेड्रल वॉइड, जहां जहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा वहां पर ये m उस टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, दिस m is going to occupy the tetrahedral void created by n during the formation of CCP network. How much? 1/3। ठीक है, 1/3 void को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, m ऑक्यूपाई कर रहा है। आप समझ जाइए, अगर एक n जो है 2 टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट करेगा तो m कितना ऑक्यूपाई करेगा, m कितना ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, 1/3 इंटू 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, हमारे पास n रेशियो m की, n और m की, यानी n तो आपका कितना है, सपोज 1 है, और m कितना ऑक्यूपाई कर रहा है उसी का 2/3। अगर हम इसको सिंपल रेशियो में ले आए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, m n3 m2। ठीक है, मैं इसको होल नंबर से सीधे चेंज कर दूं होल नंबर में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3:2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला बन गया है। So this is the way to calculate on the basis of the tetrahedral void how to calculate the formula। ठीक है, I hope this is getting clear to you। अब यहाँ पर हम एक चीज ये समझ सकते हैं, ठीक है, that is packing efficiency। ठीक, so what is this packing efficiency? तो देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी को समझना है तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस वन, बस वहां पर वाइट की बात हो रही थी, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम की बात होगी। मतलब कि आपने देखा कि एटम्स हमारे रेगुलरली अरेंज्ड हैं, ठीक, और अरेंज होने के बाद इनका एक डेफिनेट पैटर्न बनता है जिसको हम स्फेरिकल, हम जिसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, एक यूनिट सेल बोला जाता है। अब आपसे ये यहाँ पर हमें ये परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि जो टोटल वॉल्यूम हमारे पास बनता है यूनिट सेल का, क्या वहां पर सभी स्पेस ऑक्यूपाइड होती है एटम्स के थ्रू? नहीं होती। कुछ स्पेस आपकी अनऑक्यूपाइड रह जाती है टेट्राहेड्रल वॉइड या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना, ये हमने देखा। अब हमें यही पता करना है कि हमारे पास जितने कैटेगरी हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक सेल के, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड में, कि यहाँ पर जितना हमारा परसेंटेज एटम ऑक्यूपाई कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं, वही रेशियो अगर हमें वो परसेंटेज मिल जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज द पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, यानी टोटल वॉल्यूम में से कितना एटम ऑक्यूपाई कर रहे हैं और कितना एटम जो है स्पेस को छोड़ दे रहे हैं। तो लेट अस सी देन पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल यानी जो सिंपल हमारा प्राइमिटिव सेल होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम देखते हैं प्राइमिटिव यूनिट सेल में हमारे पास जो एटम्स होते हैं केवल कॉर्नर्स में होते हैं। ठीक है, लाइक दिस, और उनसे जो फॉर्मेशन होता है वो एक क्यूब का होता है। तो क्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसमें एटम्स अदर देन कॉर्नर और कहीं नहीं होते हैं, केवल कॉर्नर्स में ही पाए जाते हैं। तो ऐसे एटम जब ये फॉर्म पूरा नेटवर्क फॉर्म करते हैं तो इनको बोलते हैं हम सिंपल यूनिट सेल। अब तो आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ये सारे एटम बिल्कुल क्लोजली कांटेक्ट में हैं, यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है आर और आर यानी 2r, वो एक्चुअल में किसके बराबर है, एज लेंथ ए के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एज लेंथ ए है, ठीक है, दैट ए इज इक्वल टू हाउ मच, आर प्लस आर। ठीक है, या स्मॉल आर ले लीजिए, कैपिटल आर। ठीक है, फॉर अ व्हाइल हम इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक, सो दैट कम्स एज अ 2r, और हम इसी को डिस्टेंस डी भी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखा जाए हमें परसेंटेज ऑफ फ्री और अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है कि कितना परसेंटेज हमारा क्या है, परसेंटेज ऑफ फ्री और अनऑक्यूपाइड, मतलब जो ऑक्यूपाई नहीं किया गया है एटम्स के थ्रू। तो अगर हम देखें पूरे इसकी जो लेंथ होगी वो सभी ए होंगी क्योंकि सिंपल यूनिट सेल है, इसके अलावा एटम्स कॉर्नर के अलावा और कहीं नहीं है। तो हम यहाँ पर देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, दैट विल बी ए क्यूब। या ये भी कह सकते हैं कि हर एक जो ए है वो 2 टाइम्स आर के यानी 2r क्यूब, दैट विल बी 8r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो पूरे क्यूब का है, यानी पूरा क्यूब हमारे पास जो है जिसमें एटम पूरा एक शेप बना रहे हैं क्यूब का।
तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इंडिविजुअल स्फेयर का कितना वॉल्यूम होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर हम परसेंटेज निकालें, ठीक है, अब देखिए सिंपल यूनिट सेल में आप जानते हैं कि यहाँ पर 8 कॉर्नर में एटम है और हर एक एटम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/8, तो 8 के 8 एटम्स का कितना होगा, इंटू 8 दैट इज 1। तो ओवरऑल देखा जाए सिंपल यूनिट सेल में यहाँ पर टोटल एटम्स जो है मिल करके 1 एटम बना रहे हैं, जिसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर होता है, इनटू 100 कर सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है यहाँ पर, क्योंकि एक ही एटम पार्टिसिपेट कर रहा है जिसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है 8r3 के बराबर आएगा, ठीक है, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, और यहाँ पर सारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमें ये लगभग मिलती है कितनी, 1/6 इंटू 3.143 इंटू 100, दैट मीन्स इट कम्स एज 52.4%। तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, यानी यहाँ पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है टोटल वॉल्यूम में से, दैट इज 52.4% इन सिंपल यूनिट सेल, यानी रेस्ट ऑफ द परसेंटेज जो है स्पेस का वो अनऑक्यूपाइड है। आप 100 से माइनस कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू। सिमिलरली हम यही जो है पैकिंग एफिशिएंसी किस में कैलकुलेट कर सकते हैं, एफसीसी में, यानी फेस सेंटर्ड, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब समझना क्या है कि यहाँ पर एटम्स कॉर्नर के अलावा, यानी कॉर्नर में तो हैं, इसके अलावा सभी एटम्स जो हैं फेस में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द कॉर्नर एटम। अब हमारे पास 6 एटम यानी 6 एटम ऐसे हैं जो फेस में लाई कर रहे हैं, फेस मतलब इसके जो 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर फेस, जैसे ये टॉप लेयर का फेस है, यहाँ पर भी एक एटम लाई कर रहा है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी लाई कर रहा है, तो हमें यही समझना है। तो मैं इसको फॉर अ वाइल, ठीक है, हमें इमेजिन करना है हर एक फेस में यहाँ पर एटम है 1 2 3, ये पीछे वाले ये 4 हो गया, और ये फ्रंट में जो है ये वाला, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर हम देखें तो ए, एंड दिस इज बी हियर, दिस इज सी, और मैं यहाँ पर इसको डी कंसीडर कर दे रहा हूँ। सो दिस इज एज लेंथ ए, और एक डायगोनल यहाँ पर लाइन हम ड्रॉप करेंगे लाइक दिस सी में, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड का एटम भी यहाँ पर कवर हो गया है। तो अगर हम देखें इसको, हम थोड़ा जूम करके अगर एटम को बनाना चाहें तो एक्चुअल में ये एटम ए है, दिस इज एटम एट द फेस, एंड दिस इज एटम सी हियर, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको बी को कंसिडर कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, ताकि हमारे समझ में इजीली आ जाए। इसमें से आपको साफ पता लग रहा है कि दिस इज द एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो बी आपका 90 डिग्री में लाई करता है। देखा जाए तो ये जो रेडियस है आर 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 के बराबर हो जाएगी, जो यानी हमारे पास लेंथ है ए सी, वो असल में कितने के बराबर हो जाएगी, हमारे 4r के बराबर होगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये सभी फेस के लिए सेम पैटर्न रहेगा। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन स्फेयर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच स्फेयर, ठीक है, वन स्फेयर, वो कितना था अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये हमें पता है। डिस्टेंस इन देयर सेंटर, अब देखिए ये ध्यान रखिएगा कि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, हर एक एटम जो है कॉर्नर्स वाले 1/8 इंटू 8 दैट इज 1, ईच एटम इन द फेस, और हर एटम का जो इंडिविजुअल यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2, हमारे पास ऐसे 6 फेस है दैट इज 3, टोटल हमारे पास यहाँ 4 एटम होते हैं, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि वॉल्यूम, अब हमें पता चल गया कि एक यूनिट सेल में एफसीसी में 4 एटम पार्टिसिपेट करते हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फेयर, तो चारों स्फेयर के बराबर जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज हाउ मच 16/3 पाई आर क्यूब के बराबर, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें पूरे क्यूब का भी वॉल्यूम निकालना है। तो लेकिन क्यूब के लिए हमें हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें एज लेंथ ए पता होनी चाहिए, उसका रिलेशन पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ द एटम हियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर हम ये जो हमने ले रखा है ए टू सी एंड बी, ठीक, दिस ए सी एंड ए बी,
इसमें से हम देखते हैं कि AC स्क्वायर, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर। जो AC है वो वैल्यू कितनी है आपकी, 4R का स्क्वायर हो जाएगी, और AB कितनी है आपकी यहाँ पर, AB को हम एज लेंथ A स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, हम जानते हैं A के बराबर है, और ये भी A स्क्वायर है, दैट मीन्स 2 टाइम्स A स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू देखी जाए तो A की क्या वैल्यू आ जाएगी, टू आर इंटू √2 के बराबर आ जाएगी, ठीक। अब जब हमें A की वैल्यू पता चल गई है तो हम ये भी कह सकते हैं इसमें डिस्टेंस भी निकाली जा सकती है। वैसे तो एज लेंथ हमें यहीं पर ही पता चल गया, √2R के बराबर है, दैट इज इनफ फॉर अस, ठीक है, हम इसी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो A की वैल्यू चाहिए, यानी हमें तो क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना निकल जाएगा ये भी देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, वो हो जाएगा आपका A³ के बराबर हो जाएगा। सो दैट मीन्स 2R√2 इंटू 3, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, अराउंड इट विल बी 8, ठीक है, 8 हो जाएगा, R3 और ये √2, ये √8 के बराबर, यानी यहाँ पर एज लेंथ जो है हमारी कितनी आ जाएगी, वो आपकी √8R आ रही है। देखो इसको निकाल, जो एज लेंथ है हमारी उसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए 2 × 8³ हो गया, और ये 2 × 2 हो गया, ये √2 आ जाएगा, ठीक। बट इसको अगर हम देखें, अगर हम इसको सिंपल पैटर्न में बना सकें तो हम यहाँ से A² 2A² को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, यानी हम देखें 2A² को अगर हम 16R² मान लें, अगर हम यहीं पर ही 2A² को 16R² के बारे में के लिए कंपेयर कर लें, देखिए एक तो वैल्यू हमारे पास ये आ रही है 8R³ इंटू 2 इंटू √2, ठीक है ना। और अगर हम 2A² इज इक्वल टू 16R² करते हैं तो यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी आती है, 8R² के 1/√2, या ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू रूट में 8R। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, दो तरीके हैं, ठीक है, हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, लेट अस टेक दिस वन, क्योंकि इससे परफेक्ट आंसर आने में थोड़ी परेशानी है। सो इरेज कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया कि A इज इक्वल टू √8R आ गया, ठीक है। नाउ हम पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज हाउ मच, A³, दैट मीन्स √8R का क्यूब, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 8√8R³ के बराबर, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 एटम, ठीक है, जो 4 एटम थे, स्फेयर थे, उनका वॉल्यूम कितना था, उनका वॉल्यूम था 16/3 πr³ के बराबर। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकाले, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक है, कितना ऑक्यूपाई किया है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। प्लीज रिमेंबर यहाँ पर एक एटम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एफसीसी में, बल्कि 4 एटम पार्टिसिपेट करते हैं इनटू 100, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दैट इज हाउ मच हियर, 16/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज 8√8R³ इंटू 100। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आती है आपकी लगभग 74%, यानी 74% जो है वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई किया गया है, 74%, यानी जो रेस्ट ऑफ द 26% अराउंड होगा वो अनऑक्यूपाइड है इन एफसीसी। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द सेम पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड। सो लेट अस कैलकुलेट देन बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में किस तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है, देखिए फिर से हम एटम यहाँ पर एक क्यूब कंसिडर करेंगे, ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना है कि एटम्स कॉर्नर के अलावा एक इंडिविजुअल एटम जो है पूरा बॉडी के बीचों बीच में होता है, यानी पूरे क्यूब के सेंटर में होता है, ठीक है, लाइक दिस हियर। सो इफ आई एम कंसिडरिंग दिस वन एज अ ए और यहाँ पर एक बी, ठीक, सो कंसिडर दिस वन एज अ सी एंड दिस इज एज डी। तो एक यहाँ से डायगोनली हमें डी और बी को मिलाना है, ठीक है, डायगोनली। सो इन दिस वे लाइक डी सी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, डी सी बी, प्लीज रिमेंबर दिस वन।
और यहीं पर ही हम ये भी देख सकते हैं कि एक राइट एंगल हमारा हमारा ए सी बी भी बन गया है। ठीक है, ए सी बी। ठीक, तो ये आपको समझना है कि यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गए हैं। रिमेंबर कि यहाँ पर जो डी और ये जो एटम बॉडी सेंटर वाला एटम है और बी, ये किस तरीके से अरेंज्ड है। ये डी एटम है, दिस इज बॉडी सेंटर्ड एटम हियर एंड दिस इज द बी एटम हियर। तो देखा जाए तो ये सबके अगर हम सेंटर को ज्वाइन करें, ठीक है, दिस इज सी है, दिस इज बी, तो ये जो टोटल इन आ रही है वैल्यू, ये कितनी आएगी आपकी 4r के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर हम जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर दैट इज हाउ मच 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि बॉडी सेंटर में हम दो एटम होते हैं, हमारे पास दो एटम होते हैं, एक तो इंडिविजुअल कॉर्नर एटम जिनका 1/8 है, 8 एटम पार्टिसिपेट करे 1, और एक एटम जो बॉडी सेंटर में है, तो टोटल एटम हमारे पास 2 है। तो वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज 8/3 पाई आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि बॉडी डायगोनल हमारी 4, जो बॉडी डायगोनल हमारी जो बी डी है, ठीक है, बॉडी से होते हुए डायगोनल ये 4r है। तो यहाँ पर हम बी सी डी ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, तो हमें पता है क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, अब जो डी सी है, और हम ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छा इसी में एक थोड़ा सा चेंज ये भी कर लेते हैं, हम यहाँ से, ठीक, जो ट्राइंगल हमारा ए सी बी है, ठीक है, एन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी में से आपको ये समझना है कि ये है आपका राइट एंगल, ठीक है, सी नहीं है। तो बी सी ए में से यहाँ पर बी सी जो है आपका वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब हमें ये भी हो गया कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर। देखिए बेसिकली हुआ क्या ना, जब हमने ट्राइंगल बी सी डी लिया तो ये जो लेंथ है डायगोनल वाली बी सी वाली, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं थी, है ना। तो लेकिन हमें ये तो पता है कि हम यहाँ से ये ट्राइंगल अगर ले लेते हैं ये वाला, तो इसमें हमारे पास बी सी जो है और जो बी ए है ये हमारे पास डायगोनल है, तो हम यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए बी सी स्क्वायर की जगह हम ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर को रख देते हैं। नाउ ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये भी एज लेंथ ए है, ए सी स्क्वायर ए सी यहाँ पर सी है, ये एज लेंथ ए है, एंड डी सी ये वाली लेंथ भी हमारे पास ए है। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं 3 टाइम्स ए स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसको हम ये भी बोला जा सकता है कि जो 3 टाइम्स ए स्क्वायर है बी डी, जहाँ पर बी डी की वैल्यू हमें पता है कि 4r के बराबर है, तो ये 4r स्क्वायर हो गई। तो हम ये कह सकते हैं 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। ठीक, या ये कहा जाए कि a इज इक्वल टू 16/3 r स्क्वायर और यहाँ से 1/2 यानी रूट में। ठीक, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 4√3। देखिए आर स्क्वायर से स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, यानी 4/√3 है। रेशनलाइज करके आप आर के टर्म में भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज √3/4a। आई होप दिस इज क्लियर। वेल हमें तो क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो हमें तो ए की वैल्यू चाहिए जो हमें मिल गई है। ठीक है, एटम के स्फीयर यानी 2 एटम पार्टिसिपेट करें बॉडी सेंटर में, जिनका हमें वॉल्यूम मिल चुका है 8/3 पाई आर क्यूब, और हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी मिल जाएगा क्योंकि ए मिल गया है, तो ए क्यूब हमें ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो अब हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन टिल हियर। ठीक है, सो कैसे करेंगे कैलकुलेट, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज ए क्यूब, और ए की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास 4/3 आर। ठीक है, 4/3 आर √3r, ठीक है, 4/√3r और यहाँ से क्यूब। सो दैट मीन्स हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ गया 64 3√3, ठीक है, इंटू आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हमारे पास जो स्फेयर था, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दैट वाज कितना था हमारे पास 8, ठीक है, 8/3 पाई आर क्यूब, 8/3 पाई आर क्यूब। तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना परसेंटेज बीसीसी में ऑक्यूपाई हुआ है,
सेम फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना है 8/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आया था हमारे पास 64/3 √3 आर क्यूब इंटू 100। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो अराउंड, ठीक है, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। दिस विल बी 8/3 इंटू 3.143 इंटू 100, और यहाँ से आर क्यूब से आर क्यूब तो कैंसिल हो गया, पाई को हमने खोल चुके हैं, एंड अगेन वी हैव 64/3 इंटू 1/√3। तो ये जो वैल्यू देगा सॉल्व करके अराउंड 68% आएगा, ठीक। तो ये 68% जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है बीसीसी के शेप में। जब बीसीसी फॉर्म पूरा जो फॉर्मेट बनेगा, बीसीसी की कैटेगरी बनेगी बॉडी सेंटर्ड, तो वहाँ जो एटम ऑक्यूपाई करते हैं अराउंड 68% ऑक्यूपाई करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बच्चों कैसे हमने ये जो है पूरा पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करी है, ठीक है। ये ही आपको जो है पूरा समझना है कि परसेंटेज यहाँ पर जो होता है सबसे ज़्यादा होता है एफसीसी में, ठीक है, फिर होता है बीसीसी में, फिर आता है सिंपल यूनिट सेल में। तो इसमें एक छोटा सा ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन पूछा जाता है कई बार। सो एफसीसी में हमारी जो एज लेंथ है डेट इज 2√2r के बराबर है, ठीक है। और बीसीसी में देखा जाए तो हमारे कितनी आई थी, ए इज इक्वल टू अभी अभी हमने कैलकुलेट करी थी √4/√3 इंटू आर। एंड अगर सिंपल सेल में जिसमें कोई एटम अदर देन कॉर्नर नहीं है, वहाँ पर ए इज इक्वल टू 2r के बराबर आया था। पैकिंग एफिशिएंसी पीई सबसे ज़्यादा थी यहाँ पर, ये भी याद रखने वाली बात है, अराउंड 74%, ठीक है। बीसीसी में यहाँ पर थी हमारे पास 68% और सबसे कम थी सिंपल यूनिट सेल में, दैट इज 52.4%। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी, कैसे हम वॉइड्स को समझते हैं, और क्या रिलेशन होता है रेशियो ऑफ वॉइड और एटम के बीच का। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वहाँ हम रिलेशन देखेंगे एज लेंथ, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। एज लेंथ और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि उससे रिलेशन में किस तरीके के न्यूमेरिकल्स को किया जा सकता है। सो दैट विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप डूइंग द स्टडीज एंड थैंक यू सो मच।